लोगों में से कुछ लोग फैकल्टी मेंबर्स होंगे और मोस्टली रिसर्च स्कॉलर होंगे। शायद कोई मास्टर डिग्री का तो नहीं ना है? ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि जयपुर की जरा इनकम बता दीजिए, जयपुर की इनकम कितनी है, कोई पूछे तो क्या जवाब दिया जाएगा और कैसे जवाब दिया जाएगा? कोई हेल्प करेंगे हमारी? बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जयपुर का इनकम कितना है। इसके लिए आपको एवरेज इनकम निकालना होगा। इसका मतलब होगा कि इसके लिए आपको एक डेटा चाहिए होगा। डेटा किस चीज का चाहिए होगा? लोगों के इनकम का, ठीक है ना? और उसके बाद आप क्या करोगे? उसको जोड़ोगे और जोड़ करके संख्या से डिवाइड कर दोगे और आंसर दे दोगे। अगर कोई पूछे कि जयपुर में HIV कितने प्रतिशत लोगों को है, तब क्या करेंगे? परसेंटेज निकालेंगे। दोनों में डेटा चाहिए होगा। दोनों का डेटा का नेचर एक ही होगा कि अलग अलग? डेटा का नेचर एक ही होगा कि अलग अलग? मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? नेचर से क्या मतलब है? हाँ, दोनों क्वांटिटेटिव होंगे। देखिए, पहले वाले प्रश्न में जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे और पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? कितना रुपए आपका इनकम है। दूसरे से भी यही पूछेंगे, तीसरे से भी यही पूछेंगे। दूसरे वाले प्रश्न में पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? आपके ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में HIV क्या लिखा था? पॉजिटिव लिखा था कि? दोनों का नेचर अलग अलग हुआ कि नहीं? ठीक है। तो जब डेटा का नेचर अलग अलग होता है तो डेटा पे जब किन प्रश्नों का जवाब देना होता है तो जवाब देने के टूल अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? और जब भी आप डेटा से जवाब देते हैं तो उसे कहते हैं डेटा एनालिसिस। प्रश्नों के उत्तर डेटा से अगर आप देंगे तो डेटा एनालिसिस या डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, डेटा के द्वारा निर्णय लेना। तो अमूमन चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो चाहे क्वांटिटेटिव रिसर्च हो, दोनों में डेटा का इस्तेमाल होगा, ठीक है? बहुत लोगों को भ्रम रहता है कि डेटा का मतलब होता है नंबर्स खाली। डेटा का मतलब केवल नंबर ही नहीं है। डेटा का मतलब वाक्य है, आवाज है, शब्द हैं, हाँ, फिगर है। एवरीथिंग इज इन द डोमेन ऑफ डेटा। अब किसको कैसे एनालाइज करेंगे ये टूल्स पे डिपेंड करता है। तो क्या हुआ? चालू हुआ क्या? ठीक, चालू हो गया और सिस्टम तो ऑन है। इस पे आपको वो लाइट नहीं आ रही है ना? उसमें ना बैग में एक पेन ड्राइव ऐसा दे दो।
पीछे वाली लाइट जला दो। पीछे की लाइट जला दो। पीछे की लाइट एक जला दो। बस छोड़। आगे वाले वीडियो विजुअल है क्या इसके? अभी तो जनरली स्टैटिस्टिक्स का काम है हेल्प करना, और किस काम में हेल्प करना? निर्णय लेने में। और ये जो भी निर्णय लेता है, निर्णय जब भी हम स्टैटिस्टिक्स से लेते हैं तो प्रोबेबिलिस्टिक टर्म में लेते हैं, एकदम कंफर्म होके नहीं बताते हैं, कुछ अपना उस पर कॉन्फिडेंस या एश्योरेंस पुट करते हैं और बताते हैं। तो इस पूरे खेल में होता क्या है कि आपके पास डेटा होता है। अब डेटा हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अमूमन नंबर्स हैं, वर्ड्स हैं, फिगर्स हैं, जैसा हमने बताया, और आपको इससे निर्णय लेना है। निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं? हम डेटा में से कुछ नंबर्स चुनते हैं या कुछ फैक्ट्स चुनते हैं, वही हमारे निर्णय होते हैं। अब अगर आप डेटा से निर्णय लेना है तो कैसे हम इसको चुने, उन फैक्ट्स को, उस कम स्मॉलर नंबर्स को या हम काम के नंबर्स को? ये जानने के लिए मुझे स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स जाननी आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज है कि आप कुछ मूलभूत बातों को समझें। ये अमूमन मैं लेक्चर इसी पीपीटी से शुरू करता हूं, वह है वेरिएबल। आप कितने वेरिएबल्स को लेकर के स्टडी करना चाहते हैं, ये आपको अपने रिसर्च में, अपनी स्टडी में पहले तय करना होता है। और हर जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल की डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है, कोई भी नाम, शब्द, वाक्य जिसके पास एक से अधिक जानकारी हो, जिस पर एक से अधिक जानकारी हो, उसे हम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है? और जो जानकारियों का समूह होगा, उस शब्द, वस्तु, वाक्य पर जानकारियों का जो समूह होगा, उस समूह को डेटा बोलेंगे। ठीक है? अच्छा, वो दिख नहीं रहा था, शेयर नहीं हो रहा था। अच्छा अच्छा, आगे अब हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे डेटा। अब आपके सामने मैं कुछ जो बातें बोला, वही सब आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। यहां पर वेरिएबल है, यहां पर डेटा है, जो कि जब आप कोई सर्वे, कोई स्टडी करते हैं तो आप भी इसी तरह से पाते हैं। ठीक है? कितने वेरिएबल आपको लग रहा है कि यहां पर कितने वेरिएबल हैं?
हाँ, 11 वेरिएबल है, ठीक है। और हर वेरिएबल के पास डेटा कितना है? कितने? दैट्स गुड। आपने कहा 11 वेरिएबल है और हर वेरिएबल के पास जो डेटा है वह 7 है, जिसे हम लोग कहते हैं सैंपल साइज। हाँ, अब लेकिन इसमें से एक वेरिएबल नहीं है, डेटा तो है उसके पास लेकिन वेरिएबल नहीं है। आपने पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। कौन वेरिएबल नहीं है? हाँ, देखिए, जिसके पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन है वो वेरिएबल है। तो नेम के पास तो अलग अलग है, सातों अलग हैं। किसके पास एक ही चीज बार बार मिल रही है? तो जब कम से कम 2 अलग होंगे तभी हम उसे वेरिएबल बोलेंगे, अदरवाइज कांस्टेंट बोलते हैं या अचर राशि बोलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 10 वेरिएबल है। अब जब वेरिएबल की वैल्यूज जो होती हैं, सबके पास वैल्यू है, कितनी वैल्यू है? 7 वैल्यू है। जब इनके पास वैल्यूज होंगी तो हम वैल्यूज के साथ खेल सकते हैं। खेलने का मतलब होता है उनको जोड़ना, उनको मल्टीप्लाई करना आपस में, उनको सब्सट्रैक्ट करना आपस में, उनकी तुलना करना आपस में। ये डेटा के साथ हम लोग खेलते हैं। अब जिन वेरिएबल्स में हम जोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते, गुणा नहीं कर सकते, वैल्यूज का भाग नहीं दे सकते, ऐसे वैल्यूज को बोलते हैं, ऐसे वेरिएबल को बोलते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं, जैसे नेम। इनको जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं मिलेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे कोई मतलब नहीं मिलेगा, तो नेम क्वालिटेटिव है। जेंडर, अब बता दीजिएगा और 2-3 ठे कौन कौन है? एजुकेशन लेवल, पेन लेवल, कास्ट तो मान लीजिए हट गया, वेरिएबल नहीं है तो हम बात नहीं करेंगे उस पर। एज भी जोड़ नहीं सकते, नहीं पहले एज का कर लेते हैं। एज को जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोड़ने का मतलब है कि मिलाएं तो अर्थ निकले, मतलब हम कुछ कह पाए। जैसे पिता और पुत्र की आयु लिखी हुई है, जोड़ दिए तो लोग कहते हैं पिता और पुत्र की आयु का योग, कहते हैं कि नहीं? तो जोड़ सकते हैं तभी तो। पिता की उम्र पुत्र के उम्र की आधी है, कह सकते हैं कि नहीं? तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा आशय है जोड़ या मल्टीप्लाई कहने से। और कोई एक नाम और इन्होंने बोला है, आप में से और कोई बोलेगा? मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर को कंप्यूटर से कहेंगे जोड़ देगा, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो वो देखने में तो नंबर लिखा लग रहा है, लेकिन वो भी क्या है? नाम है। किसका नाम है? महनाज का। ये नंबर किसका नाम है? शालिनी का। लेकिन नाम लोगों के बहुत कॉमन होते हैं, इसलिए अगर हम नाम से मोबाइल चलाने लगे तो पता चलेगा कि हम दबा बात किसी और से करना है, लग गया किसी, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। तो मोबाइल नंबर भी क्या है? नॉमिनल है और क्वालिटी है। बाकी सारे क्या हैं? अब जो क्वालिटी होते हैं उनमें 2 तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं नॉमिनल और एक को बोलते हैं ऑर्डिनल, ठीक है। क्वालिटी में नॉमिनल किसको बोलेंगे और ऑर्डिनल किसको बोलेंगे, इसमें केवल एक चीज का अंतर होता है। जो क्वालिटी वेरिएबल है नेम,
इसके ये ऑब्जर्वेशन है। अब हम किसी दो ऑब्जर्वेशन को लेंगे और पूछेंगे अपने से कि क्या यह नाम इस नाम से अच्छा या बुरा है। तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ऑब्जर्वेशन में। अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो हम बोलेंगे ऑर्डिनल है, और आपको लगता है नहीं हो सकता है तो हम बोलेंगे नॉमिनल है। ठीक है, तो क्या नेम ऑर्डिनल है या नॉमिनल है? जेंडर नॉमिनल है, मोबाइल नंबर नॉमिनल है, पेन अरे यह एजुकेशन लेवल ऑर्डिनल हो गया, देन पेन लेवल। ठीक है, अब है क्वांटिटी। क्वांटिटी के जो वेरिएबल हैं वो भी दो तरह के होंगे, एक होगा इंटरवल, एक होगा रेशियो। कब हम क्वांटिटी वाले को इंटरवल बोलेंगे, किसको रेशियो बोलेंगे, इसमें जो फर्क करने का तरीका है वह है कि डिवीजन करें उनका तो उनकी मीनिंग निकलेगी कि नहीं। ठीक है, ऐड होंगे, सब्सट्रैक्ट होंगे, कंपेयर भी होंगे। इनकी एज इनके एज से कम है, कंपेयर हो रहा है। ठीक है, इनकी एज और उस पहले वाले की एज मिल करके इसके बराबर है। इस स्टेटमेंट में मैं क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं कि ऐड कर रहा हूं कि मल्टीप्लाई कर रहा हूं? ऐड कर रहा हूं कि इनकी एज और उनकी एज मिल करके इनके बराबर है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? एडिटिव स्टेटमेंट दे रहा हूं। ठीक है, इनके एज की 3 गुनी है। मल्टीप्लिकेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूं, मीन्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं। और ये कहना मेरा वैलिड है कि इनवैलिड? वैलिड है। तो इस डेटा में क्या है? 3 क्वालिटी है। पहला कि ऑब्जर्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जर्वेशन को ऐड कर सकते हैं, तीसरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनके नंबर्स को, इनकी कोई मीनिंग होगी। जब क्वांटिटेटिव वेरिएबल में ये तीनों गुण उपलब्ध हो तो उसे कहते हैं रेशियो। ठीक है, अब बताएं कि क्या बाकी किसी में ये तीनों गुण उपलब्ध हैं कि सब में है? क्वांटिटी वाले में क्या बाकी जो क्वांटिटिव आपने बोले उन बाकी में भी ये तीनों गुण उपलब्ध हैं, या किसी में लगता है कि नहीं उपलब्ध है? हेल्प करनी होगी कि आप बोलोगे? हाँ, फैमिली साइज में है, ओके। किसमें नहीं है? टेम्परेचर में है, ओके। फिर किसमें? आईक्यू में तीनों गुण है, तुलना भी हो सकता है। तो किसी में ऐसा भी है जिसमें नहीं है? एजुकेशन ईयर्स, एजुकेशन ईयर्स, आइए देखते हैं क्या इनका एजुकेशन ईयर इनसे कम है? वैलिड है स्टेटमेंट? कह सकते हैं, कह सकते हैं। इनका एजुकेशन ईयर, स्कूलिंग ईयर इनकी तुलना में, या इनका एजुकेशन ईयर इनकी तुलना में 4 गुना है, वैलिड है? तो क्या क्या बातें वैलिड हो गई? मल्टीप्लिकेशन वैलिड आपने कर दिया और कंपैरिजन वैलिड कर दिया। अब आते हैं दूसरे पे, एडिशन पे। ठीक है, इनका
किसी का भी ले लीजिए, इन दोनों का एवरेज एजुकेशन ईयर कुछ आएगा कि नहीं? होगा? कह सकते हैं कि उतना है? नहीं कह सकते। या इन सपोज करिए कि पहले वाले की 1 साल रहती, जितना पहला और ये मिलकर के एजुकेशन लिए ईयर अटेंड किए हैं, एजुकेशन ईयर का मतलब नॉलेज नहीं होता है, ठीक है, ईयर स्पेंट होता है, ठीक है। तो जितना ईयर ये पहला और ये मिलके स्पेंड किए हैं, क्या उतना ईयर ये भी स्पेंड किया है? एडिशन वैलिड हो गया कि नहीं? हो गया। तो कहां पे रह गया जो कहीं तीनों वैलिड नहीं हो रहे हैं? एजुकेशन लेवल तो क्वालिटेटिव था ना, तो इसके लिए तो हम बता दिए कि ऑर्डिनल है। हमने क्या कहा कि रेशियो और स्केल कब पैदा होंगे? जब क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो हम लोग सारे क्वांटिटी खंगाल लिए अपनी बुद्धि के अनुसार और सही हो गया कि कोई नहीं मिला, इंटरवल की सारे कोई मिला, तीनों वैलिड हुआ, सभी रेशियो मिले ना। यही हमने बोला ना कि तीनों वैलिड होगा तो क्या बोलेंगे? तो सारे के सारे रेशियो हैं, ओके। अब एक छोटा सा एक्सरसाइज करिए, अपने कागज पर लिखिए 4 ईयर अपॉन 2 ईयर, 4 ईयर अपॉन 2 ईयर। अब उत्तर बता दीजिए कितना आया? 2 आया। वेरी गुड। अब दूसरी एक्सरसाइज लिखिए, ईयर को मंथ में बदल के भाग दीजिए। 2 ईयर कितने मंथ हुए? 24 मंथ हुए, ठीक है। और 4 मंथ कितना, ईयर कितना हुआ? अब फिर दोनों को भाग दीजिए, सेम आ रहा है। अब आप किसी दूसरी इकाई में बदल करके भी भाग देंगे तो क्या 2 ही आएगा कि अलग? सेम आएगा, ओके। अब लिखिए 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस अपॉन 2 डिग्री सेल्सियस। अब भाग दीजिए, नहीं कट जाएगा सेल्सियस, खाली 2 आएगा, सेल्सियस नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर का सेल्सियस नीचे का सेल्सियस भी क्या हुआ? कैंसिल हो गया, अब यूनिट खत्म हो गया, ओके। अब जरा अपना मोबाइल खोल लीजिए और गूगल में जाइए और लिखिए एक चीज गूगल में, सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्टर, सेल्सियस टू फारेनहाइट कैलकुलेटर, मिल जाएगा। मिल गया। अब उसमें सेल्सियस में 4 टाइप कर देंगे तो बता देगा कि फारेनहाइट में कितना हुआ। लिख लीजिए अपने कागज पर, 4 सेंटीग्रेड की जगह पे अब फारेनहाइट में लिख दीजिए, और 2 डिग्री को भी बदल करके वैसे ही लिख दीजिए, और तब भाग दे के देखिए 2 आ रहा है क्या? आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि जो आप समझ रहे थे वह गलत समझ रहे थे, ठीक है। इस डेटा में अगर कोई भी ऑपरेशन आप ऐसा करेंगे जिनका की तात्पर्य डिवाइड करने से है इनको, वह एनालिसिस वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें एनालिसिस करेंगे वैलिड मानी जाएगी, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं इंटरवल डेटा और इसको बोलते हैं रेशियो डेटा, ठीक है। अब बताइए और कोई है ऐसा इसमें?
तो इन दोनों में भेद करने के लिए जो सबसे आसान तरीका होता है वह होता है शून्य। इस डेटा में अगर कोई वैल्यू शून्य आ जाए तो उसका क्या अर्थ है, और इस डेटा में कोई वैल्यू शून्य आ जाए तो उसका क्या अर्थ है। जब हम किसी चीज को मापते हैं, मेजर करते हैं, तो अगर उसके मेजरमेंट क्या नंबर शून्य आ गया तो हम क्या समझते हैं? नील डेटा का मतलब और क्या हुआ, थोड़ा सा और समझिए, एक्सप्लोर करिए। एग्जिस्टेंस नहीं है, किसका? उस चीज का जिसको कि नाप रहे हैं। ठीक है, क्लियर? जब हम यहां पे हम क्या नाप रहे हैं? एटमॉस्फियरिक टेम्परेचर। और अगर ये 0 आ गया तो क्या इसका अर्थ ये निकल रहा है कि टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं कर रहा? करेगा। ठीक है, और अगर यहां पर 0 आ गया तो क्या इसका मतलब निकल रहा है कि एजुकेशन ईयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? ठीक है, तो यहां पे 0 कह रहा है नहीं कर रहा है, यहां पे 0 कह रहा है कर रहा है। भेद समझ में आ गया? यहां पे 0 अगर है तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहां पे क्या नापा गया है? आईक्यू मतलब बुद्धिमत्ता। अगर कहीं आईक्यू 0 आ गया तो क्या हम कह देंगे कि बुद्धिमत्ता एग्जिस्ट नहीं कर रही, कि हमारा नापने का टूले गड़बड़ है? ठीक है, जैसे आप कोई परीक्षा दे रहे हो, उसमें कुछ निगेटिव मार्किंग प्रश्न है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों। आप उसमें रूलिंग है कि एक सही करोगे एक नंबर, गलत करोगे एक नंबर कट जाएगा। आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक सही एक गलत, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी आई? तो क्या बुद्धि नहीं है? ठीक है, आईक्यू को आप नहीं नाप सकते हो साइंटिफिक वे से, इसलिए इसमें अगर 0 आता है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये एब्सेंट है। ठीक है, दूसरा, जूते की साइज, जूते की साइज, किसी का जूता 6 नंबर का, किसी का जूता 8 नंबर का, किसी का जूता 0 नंबर का। तो क्या जिसका साइज जूते का 0 नंबर है, पैर का साइज, उसका पैर का साइज है कि नहीं है? है। ठीक है, खिलाड़ियों का टी शर्ट जर्सी नंबर, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 0। तो जिसका 0 है उसके जर्सी का नंबर है कि नहीं है? ठीक है, ऐसे केसेस में जो क्वांटिटेटिव होते हैं और जिनके लिए 0 का मीनिंग आता है कि है, जिसको नापा, उसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता, और ऐसे को बोलते हैं इंटरवल स्केल। बाकी सारे क्वांटिटी को बोलते हैं रेशियो स्केल। जैसे फैमिली साइज 0, फैमिली साइज है कि नहीं है? हा? फैमिली साइज 0, फैमिली साइज है कि नहीं है? नहीं है। ब्लड, अरे सॉरी, पल्स काउंट 0, पल्स है कि नहीं है?
ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक की वैल्यू 0। ब्लड प्रेशर है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो ये 4 तरह से होंगे आपके पास, हमेशा डेटा 4 तरह के होंगे, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये जानना आपका काम है, पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं चारों से फिर 2 नए नाम पैदा होंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी। नॉमिनल ऑर्डिनल है तो क्वालिटी, इंटरवल रेशियो है तो क्वांटिटी। फिर 2 नाम और पैदा होंगे जिन्हें कहते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। हाँ, कोडिंग, थोड़ा सा पिछले लेक्चर में बैठा था तो कोडिंग शब्द आ गया था। जब आप डेटा एनालिसिस करते हो तो हमेशा हमें क्वालिटी वेरिएबल की कोडिंग करनी होती है, क्वालिटी वेरिएबल की कोडिंग। क्वांटिटेटिव वेरिएबल नंबर्स में होते हैं, इसलिए उन्हें कोडिंग की जरूरत स्पेशल केसेस में पड़ सकती है। तो क्या करते हैं जब हम लोग डेटा एनालिसिस में जाते हैं, तो जो नॉमिनल वेरिएबल होते हैं उनके लिए आंख मूंद करके अलग अलग नंबर एलोकेट कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 छोटा है 3, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर, इसका मतलब ये नहीं होता है कि यह जो है दूना इससे बड़ा है। ठीक है, दूसरा कोडिंग का तरीका होता है जो ऑर्डिनल में लगाते हैं। वो तरीका क्या है कि हम जब कोड देंगे तो क्रम का ख्याल रखेंगे। जैसे यहां पे सबसे इंफीरियर एजुकेशन लेवल था नील, हमने उसको कोड दिया -1। उसके बाद का जो एजुकेशन लेवल है वो प्राइमरी, उसको कोड दिया 0। ठीक है, लेकिन इनके बीच में कोई गैप नहीं होगा कि गैप बराबर हो, बस खाली क्या होना चाहिए, क्रम से नंबर मिलना चाहिए। चाहे आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर ले जाओ क्रम, या लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर आप ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर आप कोड कर दिए तो वही डेटा आपको अब इसमें इस तरह से दिखेगा, नंबर्स खाली दिखेंगे, अब अक्षर दिखाई नहीं देंगे। अब 2 शब्द और आते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ये जो 10 वेरिएबल आपने पढ़ा था, इन्हीं में से कुछ डिस्क्रीट हैं, कुछ कंटिन्यूअस है। बहुत सिंपल सा तरीका है याद रखने का या जानने का। वह तरीका है कि अगर आपका वेरिएबल क्वालिटेटिव है, ठीक है, तो हमेशा कहलाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक, और अगर आपका वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो कुछ केसेस को छोड़कर हमेशा कहलाएगा कंटिन्यूअस वेरिएबल। अगर क्वांटिटेटिव है तो इंटरवल या रेशियो है तो, कुछ केसेस को छोड़कर। इसका मतलब हुआ कि कुछ क्वांटिटेटिव वेरिएबल डिस्क्रीट भी होंगे, कुछ क्वांटिटेटिव वेरिएबल कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि कैसे पहचानेंगे। जैसे अभी आपने इनका जिक्र देखा था, इसका बैकलाउड बैक कितना गाढ़ा है कि दिख नहीं रहा है, दिख रहा है? अच्छा, अभी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था। पहले वाले में क्या नापा गया है, मशीन से नापा गया है कि बिना मशीन के? बिना मशीन के। आप अपनी एज बताओ। गलत बता रही हो, गलत बता रही हो, अभी भी गलत है। चलो कुछ बोल दो। 26 ईयर्स, 25 ईयर्स 9 मंथ्स, अभी भी गलत है।
अब डे बोलोगी तो भी गलत है, मिनट बोलोगी तो भी गलत है, सेकंड बोलोगी तो भी गलत है, नैनो सेकंड तक जाओगी। इसलिए कि इसको सही सही नापने की आज तक कोई मशीन नहीं बनी है, लेकिन नापा जा रहा है मशीन से। ठीक है, नापा जा रहा है मशीन से, लेकिन मशीन की एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी हम इसको नापेंगे तो इससे और एक्यूरेट डेटा इसी का पा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपके आंख का कलर ब्लैक है तो मापन एक्यूरेसी के साथ है कि नहीं है? अगर आपके हेयर का कलर ब्लैक है तो मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ है कि नहीं? अगर आपका वेट 40 किलो है तो मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ है कि नहीं? हा? है? 40 किलो आपका वेट है, मेजरमेंट एक्यूरेसी के साथ है कि नहीं? नहीं है। मशीनिया बदल दो, 40 किलो 100 ग्राम दिखाने लगेगा, और बदल दो उसी समय पर। ठीक है, तो एज का ये जो भी मेजरमेंट होगा कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो जिस फेनोमेना के मेजरमेंट वैल्यू में एग्जैक्टनेस हो, एरर हो मेजरमेंट की, उसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है, जैसे ये हो गया एज, ईयर्स इन स्कूलिंग, ये भी सही सही मापा है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू खोज ही नहीं पाओगे, जब भी खोजोगे तो उससे बढ़िया वैल्यू मिलने की संभावना रहेगी। मशीन बदल दो और बढ़िया बना लो। आईक्यू, टेम्परेचर, ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। जो भी मशीन है उससे भी बढ़िया मशीन बना सकते हैं। इम्तहान जो लिया आपने आईक्यू नापने के लिए, उससे बढ़िया भी क्वेश्चन पेपर बना करके आप ये आईक्यू मेजर कर सकते हो, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी क्वांटिटेटिव वेरिएबल का मेजरमेंट आपको लगता है कि एक्यूरेसी की प्रॉब्लम है, करेक्टनेस की प्रॉब्लम है, ये वैल्यू या तो और सुधर जाएगी या तो और ऊपर चली जाएगी, ऐसे वेरिएबल्स को बोलते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब एक वेरिएबल और था आपके सामने, वो था ये भी क्वांटिटेटिव था। इंटरवल था कि रेशियो था? रेशियो था। ठीक है, अब देखा जाए कि इसमें मशीन बदलेंगे तो इसकी मशीन है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। काउंटिंग की कोई मशीन नहीं होती। हाँ, काउंटिंग ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? जाओ बैंक में देखो, गड्डी में कितने नोट हैं, वो एक दो नहीं गिनता है। ठीक है ना? कोई बढ़िया मशीन लगा दिया जाए तो 100 नोट को 101 नोट गिन देगा, उससे भी बढ़िया नहीं ना? और बढ़िया मशीन लगा दे तो 100 नोट के बंडल को 99 गिन देगा? नहीं। आप भी गिनोगे तो 100 को कितना गिनोगे? कोई एरर हुआ गिनने में, मेजरमेंट में? नहीं, एक्यूरेट है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट। क्वांटिटेटिव तो है लेकिन क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट, क्योंकि इसकी जो भी वैल्यू है वो एग्जैक्ट है। ठीक है। अब एक एग्जांपल और जो कि कंफ्यूजन पैदा करेगा या करता है, आपके भी दिमाग में आएगा क्योंकि आपके दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैंने इस यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर्स की सैलरी यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड से निकाली और डेटा कलेक्ट किया मंथली सैलरी का। क्वांटिटी है कि क्वालिटी? क्वांटिटी है, नो डाउट। इंटरवल है कि रेशियो? रेशियो है, वेरी गुड, नो डाउट।
डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस? हाँ, डिस्क्रीट। इसका मतलब है कि आप समझ रहे हो कि तनख्वाह में कोई एरर मेजरमेंट का नहीं है। देखो, एक्यूरेसी तभी आएगी जब काउंटिंग की जा रही हो, अदरवाइज एक्यूरेसी नहीं आ सकती है। क्या तनख्वाह काउंटिंग से मिलती है? इनकम ये काउंटिंग से मिलेगी? क्या ये जो लिखा हुआ है नंबर, ये काउंटिंग से आया है? बोलिए। अगर ये काउंटिंग से आया होगा तो डिस्क्रीट होगा, लेकिन अगर काउंटिंग से ना आकर के किसी और टेक्निक से आया होगा तो डिस्क्रीट नहीं होगा। तो आपको लगता है कि ये काउंटिंग से आया है, तो चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया कि इनको 10 करेंसी दी और इन्होंने काउंट किया। इनको नंबर कितना मिला? 10। मैंने इनको भी 10 करेंसी दी लिफाफे में, इन्होंने भी निकाल के काउंट किया। इनको नंबर कितना मिला? दोनों ने काउंटिंग तो बराबर करी। इनका 5 रुपए वाला था, इनका 10 रुपए वाला था। काउंटिंग माना जाएगा इसको कि इसको वजन माना जाएगा? करेंसी का वजन माना जाएगा कि करेंसी की काउंटिंग? इनकी इनकम 50 रुपए और इनकी इनकम 100 रुपए। अगर काउंटिंग से देखोगे तो दोनों के पास क्या है? बराबर है। इसका मतलब है कि इनकम नोट गिन के नहीं पता चलता, नोट के वजन को नापने से पता चलता है। Am I क्लियर? मैं आपको बात क्लियर कर पा रहा हूं? ठीक है ना? तो नापोगे तो भाई गड़बड़ होगा। गड़बड़ कब नहीं होगा? जब काउंट करोगे, काउंट करोगे। क्योंकि रुपए की और भी बहुत छोटी इकाइयां हैं जिसमें कि आपकी सैलरी निर्धारित हो सकती है, जिसे कि इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है? तो इनकम भी हम किस में ले आएंगे? अगर डॉलर में है, अगर रुपया, हाँ, अगर हाई लो मीडियम में है इनकम, तब तो क्वालिटी बन गया, क्वांटिटी रही नहीं गया। ठीक है? तो यहां पे इस तरह से कंफ्यूजन होता है, तो इसे भी जब आप एनालाइज करोगे अपने उससे तो क्लियर, बहुत क्लियर सा है। डिस्क्रीट वही होते हैं जिनकी वैल्यू में एक्यूरेसी की प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी के सारे डिस्क्रीट होंगे, क्वांटिटी में वही होंगे जो गिन के आएंगे। कोई और एग्जांपल आप बता सकते हो क्वांटिटी का जिसमें कहा जाएगा कि ये डिस्क्रीट वेरिएबल है? रियल लाइफ में अपने दिमाग में दौड़ा करके बता सकते हो? अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जब कहोगी ना तो वजन हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेज, पल्स रेट, पल्स काउंट, ठीक है, WBC काउंट, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव होंगे, डिस्क्रीट होंगे। ओके? तो ये हुआ कि ये तो रहा कि डेटा स्ट्रक्चर। जब डेटा आ जाता है तो हम लोग कैसे डेटा से बातों को समझने की कोशिश करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं। एक है कि हम ग्राफ से कोशिश करते हैं और दूसरा है, मेरा ये बहुत पॉपुलर पीपीटी है इस क्वेश्चन का। ग्राफ की आइडिया क्यों ग्राफ बनाते हैं? प्रश्न समझ में आ गया होगा। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा तो मुझे लगेगा कि आपने प्रश्न को ग्रैप्स कर लिया। कितने लोग गए थे डेटा कलेक्ट करने? 3। कितने वेरिएबल पर डेटा कलेक्ट करना था? एक वेरिएबल पर। क्वालिटी था कि क्वांटिटी? क्वांटिटी था। रेशियो था कि इंटरवल?
रेशियो था। हर डेटा, हर के पास कितनी वैल्यूज थी? हर स्टूडेंट के पास एक वेरिएबल पर कितनी वैल्यूज थी, मतलब उनका साइज कितना था, सैंपल साइज 5,60,163 तीनों के पास था। तीनों के पास एक ही सेट ऑफ डेटा था कि अलग अलग? तीनों के पास एक ही डेटा था, लेकिन तीनों ने अलग अलग लिया था। जब तीनों लेके आएंगे सुपरवाइजर के पास, तो सुपरवाइजर को खुशी होगी कि नहीं? बताएं। इमेजिन करिए, एक वेरिएबल है, उस पे ऑब्जर्वेशन कितने नोट करके ला रहे हो? 5,60,162। जब ला के टेबल पे पटकोगे गुरुजी के, तो खुश होंगे कि नहीं? हाँ, नहीं, क्योंकि आप कूड़ा लेके आए हो। उनकी नजर में कुछ इस तरह से लिख के ले आए हो। बात समझ में आ रही है? तो गुरुजी कहेंगे कि नहीं, तुम इस तरह से मत दिखाओ, इस तरह से काम करो, ग्रुप बनाओ, डेटा को रिड्यूस करो। ठीक है, डेटा को रिड्यूस करो, ग्रुप बना लो, ग्रुप में देखो कि किस ग्रुप में कितने लोगों के घर आ रहे हैं और मुझे दिखाओ। अब ये जो डेटा जो कि कई रजिस्टर्स में था, वो डेटा अब कितने जगह में आ गया? एक पेज के कुछ लाइंस में। ठीक है, सर ने फिर से बोला कि एक काम और करो, ये जब बना लेना, तो बनाने के बाद ग्राफ पेपर लेना और इस अक्ष पर वेरिएबल को रखना। वेरिएबल मतलब इनकम। ठीक है, और इस अक्ष पर परिवारों की संख्या लिखना और फिर मिला करके हमें दिखाओ। तीनों रिसर्च स्कॉलर अलग अलग काम कर रहे थे, क्योंकि जनरली रिसर्च स्कॉलर में बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। जिस तरह से कि एक आदमी की कई पत्नियां हो तो आपस में होती है, तो हर आदमी छुप छुपा के अपना कर रहा था गुरुजी के बताए हुए नियम के अनुसार, और तीनों ने अपना डेटा प्रस्तुत किया। जब सर के सामने डेटा आया तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए। कहे कि यार भाई, जब तीनों के पास डेटा एक ही था, तीनों को तरीका हमने एक ही बताया, तो तीनों का फिगर भी कैसा बनना चाहिए? सेम। उन्होंने कहा कि आप लोगों में से दो लोगों ने गलत बनाया है, किसी एक ने सही बनाया है। अब आप में से कोई हमें हेल्प करेंगे कि किस बच्चे ने सही बनाया। दिमाग दौड़ाइए, इसे कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। 3 नंबर। चलिए, अब थोड़ा सा ग्राफ पढ़ने का तरीका सिखाया है। जब हम लोग ग्राफ को पढ़ते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। क्या बातें हैं? एक बात तो ये होती है कि हम देखते हैं कि इसमें बढ़ोतरी की जाए तो इसमें क्या हो रहा है, और ये जो हो रहा है वो कब तक हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ इस लाइन पर हम लोग देखते हैं। फिर देखते हैं कि ये जो इसका अधिकतम जा रहा है वो कहां जा रहा है। ठीक है, तो अब बताइए, क्या तीनों बच्चों ने ये कहा कि अगर हम छोटे इनकम के परिवार से निकलकर बड़े इनकम के परिवार में जा रहे हैं तो
परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कह रहे हैं तीनों फिगर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं क्या कहा। मैंने कहा कि मैं यहां पर हूं तो मैं एक परिवार में हूं जिसकी इनकम कितनी है, इतना जो भी नंबर यहां लिखा है, और इस तरह के कितने परिवार हमको मिले 5,60,000 में। ऊपर गए और इसके सामने का नंबर पढ़ लिए, ठीक है। पता चल गया कि इस परिवार वाले इनकम के कितने परिवार हैं। अब मैं थोड़ा अधिक इनकम के परिवार पे पहुंच गया, फिर देखा परिवार कितने हैं, तो पहले की तुलना में क्या हुआ, कम हो गया। लेकिन इधरिया देखें तो ठीक है, तो क्या मिल रहा है कि तीनों बालक ये कह रहे हैं छोटे इनकम से बड़े इनकम के परिवार की ओर जब हम बढ़े तो परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई किसी सीमा तक, किसी सीमा तक। ये तीनों एक बात कॉमन कह रहे हैं, बस फर्क क्या है कि किसी की सीमा कुछ थी, किसी की सीमा कुछ थी, किसी की सीमा कुछ थी, ठीक है। और ये भी वो कह रहे हैं कि उस सीमा के बाद वो संख्या क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तीनों एक बात और कह रहे हैं कि परिवारों की अधिकतम संख्या किसी एक बिंदु के लिए तीनों के बराबर है। मीन्स यहां पे जो नंबर लिखा है वही इसके लिए भी लिखा है और वही इसके लिए भी लिखा है, बस फर्क क्या है कि किस नंबर के लिए लिखा है ये अलग अलग है, ठीक है। अब है कि इसका मतलब क्या हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा फिगर ये कह रहा है कि सर्वाधिक लोग गरीब हैं, गरीब मतलब निम्न आय, कम आय, बी। कौन कह रहा है सर्वाधिक लोग अमीर हैं। बस इसी से क्लियर हो जाता है फिगर। बनारस जिले के जितने भी परिवार हैं 5 लाख, उसमें सर्वाधिक लोग अमीर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप कहेंगे पता नहीं, हम क्या जानते हैं। तो जयपुर ले लीजिए, जयपुर का अगर ये फिगर बनाया जाएगा तो आपको जयपुर का फिगर ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसा मिलेगा किसी भी शहर का ले लीजिए हिंदुस्तान के, फिगर कैसा मिलेगा। पहला वाला जो है वह राम राज्य है, न कोई दुखी न कोई सुखी, इसे कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। जो अधिकतम परिवार हैं वह मध्य इनकम पर है। मध्य इनकम मतलब 1 लाख मैक्सिमम गया था 50,000। इधर में क्या है 50,000 से कम पर अधिकतम परिवार है। दूसरे वाले में हो सकता है कि इसका फिगर अगर जयपुर शहर के किसी पास कॉलोनीज का बनाए, जिसके बगल में डेटा ले, जिसके बगल में झुग्गी झोपड़ी वालों के कुछ घर हों, तो कौन सा फिगर मिलेगा, सी। लेकिन आम रूप से डेटा कितना भी बड़ा हो उसका शेप इनकम के लिए ऐसा मिलेगा, हो सकता है कि और किसी चीज के लिए अलग मिले।
तो ग्राफ बनाने से हमें डेटा का क्या लगता है, ट्रेंड आइडिया पता चलता है, इसलिए हम ग्राफ बनाते हैं। अब इसमें कुछ नाम दिए जाते हैं, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव स्क्यूड। हाँ, ये सब कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि इनके पीक से निर्धारित किए जाते हैं कि पीक अगर सेंटर में है सिमेट्रिक, पीक अगर लेफ्ट में है पॉजिटिव स्क्यूड, पीक अगर राइट में है तो निगेटिव स्क्यूड। इससे जानने से फायदा क्या होता है? ठीक है, इसके जानने से बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर हमको पता है कि हमारा डेटा इस तरह का है तो हम पहले में बता देंगे कि हमारे डेटा में कितनी वैल्यू किसके किसके रेंज में आएंगे। इन लोगों में बताने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। अब हम लोग बहुत सारे ग्राफ यूज करते हैं अपने डेटा के लिए, जैसे ये ग्राफ देखा होगा आप लोगों ने। नाम बताएंगे दोनों के नाम हिस्टोग्राम की, दोनों के नाम बार की, एक का बार एक का हिस्टो। हाँ, पहला वाला हिस्टो है, दूसरा वाला, जब पहला वाला बार है दूसरा वाला हिस्टो है। अच्छा, ओके, तो पहले थोड़ा सा अपने दिमाग में आइडिया रखिए। बार को कहते हैं हिंदी में, कोई बताएगा नाम बार का हिंदी में क्या होता है? दंड आरेख, डंडा से बना चित्र। और हिस्टोग्राम का आयत चित्र, रेक्टेंगल से बना चित्र। ठीक है, अब बताएं कि इसमें कौन रेक्टेंगल से बना है, कौन डंडे से बना है? दोनों ही रेक्टेंगल से बने हैं आपकी समझ से। ठीक है, अब कोई भी चित्र अगर रेक्टेंगल होगा तो उसका एरिया निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आपको लग रहा है कि पहले वाले में रेक्टेंगल है, कितने रेक्टेंगल लग रहे हैं आपको? 3। तो इसके 3 रेक्टेंगल में से पहले रेक्टेंगल की एरिया हमें बता दीजिए। नीचे वैल्यू नहीं है, तो जब वैल्यू नहीं है तो कहां से ले आएंगे? तो रेक्टेंगल बोला जाए। अब इसमें कितने रेक्टेंगल आपको महसूस हो रहे हैं? इसमें पहले का बता दीजिए। अब क्लियर हुआ कि कौन हिस्टोग्राम है, कौन वाला हिस्टोग्राम है? पहले वाले का नामकरण अभी तक नहीं हो पाया। ठीक है, डंडा, डंडा कैसे बनता है? पुलिस का डंडा देखे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पुलिस का डंडा, देखा है कि नहीं? वो डंडा है कि नहीं? बोलिए, डंडा है कि डंडे का गलत उपयोग है शब्द का? वह सिलेंडर है। वह क्या है? बेलन है, सिलेंडर है, क्योंकि उसमें मोटाई रहती है। ठीक है, डंडे में कोई मोटाई नहीं रहेगी, खाली क्या रहेगी? ऊंचाई। अब देखिए इस फोटो में खाली क्या दिखाया गया है? ऊंचाई। बस जगह थोड़ी फैला दी गई है कि देखने में थोड़ा ठीक ठाक लगे, अदरवाइज उसे फैलाने की भी जरूरत नहीं है। बार डायग्राम कहलाएगा केवल क्या रहे? वर्टिकल लाइन हाइट की। तो अब प्रश्न है कि किस तरह के डेटा के लिए इसको बनाना चाहिए, किस तरह के डेटा के लिए इसको बनाना चाहिए। हमारे पास डेटा है 2 तरह के, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो जो आप कह लें, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस जो आप कह लें। किसके लिए कौन बनाना चाहिए?
क्वालिटेटिव के लिए बार, क्वांटिटेटिव के लिए तो। पहले वाले का उपयोग हम लोग करते हैं जब क्वालिटेटिव हो इस तरह का। इसमें कौन सा वेरिएबल दिखाया गया है टेबल में? कास्ट। ठीक है, क्वालिटी वेरिएबल है कि क्वांटिटी वेरिएबल है? क्वालिटी है। अब ये जो जनरल ओबीसी एसटी है वो इधर रखे जाएंगे। किसको पहले रखें किसको बाद में रखें तय हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये नॉमिनल है। ठीक है ना? सिमिलरली जब आप इसको बनाएंगे तो क्या रहेगा? क्वांटिटेटिव। इनकम रुपए में, फैमिली साइज, जो भी क्वांटिटी है उसका क्या बनेगा? बॉक्स और सॉरी हिस्टोग्राम। नेक्स्ट है लाइन चार्ट। यह भी क्वालिटी वेरिएबल के लिए जनरली बनाते हैं और कभी कभी टाइम सीरीज का डेटा होता है टाइम डिपेंडेंट, तो भी ये बनाते हैं कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट है पाई। इसको भी हम लोग हमेशा क्वालिटी वेरिएबल के लिए बनाएंगे, तो चाहे बार डायग्राम बनाइए चाहे पाई बनाइए, ये आपके ऊपर है। इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं प्रेजेंट करने के लिए डेटा को, क्वालिटी डेटा को। इसके अलावा एक स्कैटर डायग्राम मोस्ट पॉपुलरली यूज होता है, वह होता है रिलेशनशिप देखने के लिए। दो वेरिएबल्स के बीच में दोनों क्वांटिटेटिव होने चाहिए। एक ग्राफ ये है, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है? देखा है? हाथ उठाएं अगर देखा है तो। इसका मतलब है कि आप लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा है। कितने लोगों ने कम से कम 10 पब्लिश्ड पेपर पढ़े हैं? जितने लोग यहां बैठे हैं इसमें से कितने लोगों ने कम से कम 10 पब्लिश्ड पेपर पढ़े हैं? प्लीज बिना किसी हेजिटेशन के हाथ उठाएं। इन 10 में से कितने पेपर ऐसे थे जो कि इंडिया के बाहर के जर्नल्स थे? कोई नहीं। इसलिए यह जब पक्का है कि आपको ये फिगर नजर नहीं आएगा। इसे कहते हैं बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। यह बहुत ही रोचक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है और अमूमन इंटरनेशनल मैगजीन्स जब आप पढ़ेंगे, जर्नल्स पढ़ेंगे, अच्छे क्वालिटी जर्नल्स, तो आजकल केवल यही ग्राफ दिखाते हैं और यही पे एनोवा का रिजल्ट लिख देते हैं, सिग्निफिकेंट एनोवा। कोई टेबल देने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। ये करता क्या है या इसकी क्यों हम इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं या दुनिया क्यों इसको इतना वेट दे रही है? सपोज करिए कि ये वैल्यूज हैं एज की। कितने लोगों के एज की? 11 लोगों। आप अपनी कॉपी पर एक खड़ी लाइन खींचिए ऐसे, और इसमें 0 से लेकर के 11 तक नंबरिंग कर दीजिए। 0, 1, 2, 3 अप टू 11। अब कोई पूछे कि आपका डेटा कहां से कहां तक फैला है, तो आप क्या जवाब देंगे?
0 से 11 कहां? 0 कहां है इसमें? आपका डेटा कहां से कहां तक फैला है? 1 से 11। अब कोई पूछे कि क्या आपके डेटा में हर जगह फैलाव एक ही जैसा है? ठीक है। अब कोई पूछे कि मध्य बिंदु से नीचे का फैलाव और मध्य बिंदु से ऊपर का फैलाव एक जैसा है? कोई पूछे मध्य बिंदु के नीचे के मध्य बिंदु से नीचे मध्य बिंदु के, इसका मध्य बिंदु क्या है? उसी पर लिख दीजिए ना, जहां 6 आपने बनाया है वहीं पे एक ऐसा गोला होगा 6, ऐसे खींच दीजिए, मध्य बिंदु हो गया। मध्य बिंदु के नीचे का मध्य बिंदु, इसका कोई मध्य बिंदु होगा? है क्या? क्या नंबर पे है? 3। उस पर भी इतनी ही बड़ी लाइन खींच दीजिए। मध्य बिंदु के नीचे के मध्य बिंदु के नीचे का फैलाव और ऊपर का फैलाव बराबर है क्या? मध्य बिंदु से नीचे जो मध्य बिंदु आ रहा है वह भी क्या कर रहा है? 2 ठीक ग्रुप बना रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो नीचे वाला है और ऊपर वाला है ये आपको बराबर दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली ऊपर चले जाइए और ऊपर भी देखिए पड़ रहा है। अगर ऐसी दशा हो तो हम कहते हैं हमारा डेटा होमोजीनियस है। हमारा डेटा होमोजीनियस है मीन्स हर जगह लगभग दूरी हर हिस्से में बराबर हो रही है। जैसे अगर हमें जानना है कि हमारे शरीर में जो खून है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, तो हम क्या करते हैं, एक जगह से थोड़ा ड्रॉप निकालते हैं और पता कर लेते हैं। हो सकता है कि यहां से ड्रॉप निकालें और पता करें तो वो नंबर बदल जाएगा कि वही आएगा। यहां से निकालें तो नंबर वही आएगा कि यही अलग आएगा। तो इसका मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे रेंज में होमोजीनियस है। अगर सोचिए कि होमोजीनियस नहीं होता तो ब्लड ग्रुप हीमोग्लोबिन जानने के लिए कितने जगह पंक्चर किया जाता है डॉक्टरों द्वारा, सोच लीजिए। क्यों? क्योंकि हेट्रोजीनिटी है, ठीक है। तो इसको देखने से हमें एक आइडिया मिलता है कि हमारा वेरिएबल होमोजीनियस नेचर का है कि हेट्रोजीनियस नेचर का है। पहली जानकारी ये देता है। और उसके लाभ आप समझ रहे होंगे कि हेट्रोजीनियस होगा तो आपको सैंपल साइज ज्यादा लेना पड़ेगा, होमोजीनियस होगा तो आपको सैंपल छोटे से काम चल जाएगा। अब है कि आपने ये वैल्यूज निकाली होंगी 6, इसको स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं मीडियन या सेकेंड क्वार्टाइल ऑफ द वेरिएबल। और ये जो 6 के ऊपर जो आपने निकाला होगा 3 नीचे की ओर, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल। और इसी तरह से एक होता है थर्ड क्वार्टाइल। एक होगा मिनिमम, एक होगा मैक्सिमम। अब ये जो मिनिमम आपने एक बनाया था उस पर भी एक स्ट्रिप लगा दीजिए, इससे छोटा, कम बड़ा। और एक टॉप वाले पे भी ऐसा ही स्ट्रिप लगा दीजिए और फिर इनको मिला दीजिए तो ये हो जाता है बॉक्स।
ठीक है, अब देखिए कि इसकी जानकारी और एक दूसरा डेटा बोल रहा हूं उसकी जानकारी वही लिखिएगा। 1 से लेकर के 11 तक नहीं, 1 से लेकर 10 तक लिखिएगा पहले, 1 से लेकर 10 तक, अब इसके बाद जो 11 था उसके जगह पे 20 कर दीजिए। 11 की जगह पे क्या हो गया? 20। अब फिर से यही ग्राफ बनाइए। अभी भी मध्य कहां आया? 6 पे। अभी भी मध्य कहां रहेगा? 6 पर। Q1 कहां होगा? 3 पर। Q2 कहां होगा? 9 पर। और जो मैक्सिमम वाला है वो थोड़ा ऊपर भाग गया। ठीक है, अब बॉक्स बना के देखिए कि क्या ये चारों की दूरी आपको लगभग बराबर दिख रही है? नहीं ना? अब क्या कहेंगे कि पहला वाला डेटा दूसरे वाले डेटा से ज्यादा होमोजीनियस है, दूसरा वाला जो ग्रुप है वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है, अब चूंकि इसमें इसमें ऊपर की ओर हेट्रोजेनिटी ज्यादा है, इसलिए उधर से हमें ज्यादा डेटा लेना होगा, बाकी जगह से कम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आइडिया जनरेट करता है। दूसरा, अगर ये दोनों की दूरी बराबर दिख जाए तो अमूमन ये माना जाता है कि डेटा का शेप, वो जो 3 लड़कों का शेप था उसमें से जो पहला वाला शेप था उसी नेचर का बनेगा। कब? जबकि ये दोनों बराबर दिख जाए। तीसरा इसका बेनिफिट ये है कि अगर ये सॉफ्टवेयर से बनाते हैं तो आपको ये बताता है कि आपके डेटा में अराजक बिंदु कितने हैं, जिसे बोलते हैं आउटलायर। आउटलायर अगर आपके डेटा में होगा तो आपके डेटा के एनालिसिस को डिस्टर्ब करेगा, आप रियलिटी कुछ और होगी, उत्तर आपको डेटा से कुछ और मिलेगा। इसलिए जब भी हम डेटा एनालिसिस करने जाते हैं तो पहले देखते हैं कि क्या हमारे डेटा में आउटलायर है कि नहीं। जैसे अगर हमें जानना है कि इस डेटा में आउटलायर है कि नहीं तो कैसे जानते हैं? छोटा डेटा है, आप एक्सरसाइज करके जान सकते हैं। इसके लिए केवल एक चीज हम लोग निकालते हैं जिसे कहते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकलता कैसे है? Q3 माइनस Q1 से। तो इस डेटा का IQR कितना हो गया? 9 माइनस 3 6। ठीक है, इसका 1.5 गुना कर दीजिए, 1.5 इंटू IQR, ये कितना हो गया? 9। अब इस नंबर को Q1 में से माइनस करिए, Q1 माइनस Q1 माइनस 1.5 IQR मीन्स 3 माइनस 6 कितना आया? -3। आपके डेटा में -3 से छोटा कोई नंबर है? नहीं है, तो इसका मतलब स्मॉलर वैल्यू में कोई आउटलायर नहीं है। ठीक है, फिर है Q3 प्लस 1.5 IQR। Q3 होता है कि Q2 होता है, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। अब मैं कंफर्म करूंगा कि ये Q3 होता है कि Q2 से ही। Q2 माइनस
1.5 Q2 प्लस, हाँ Q2 माइनस 1.5 IQR और Q2 प्लस 1.5 IQR। तो Q2 माइनस किए तो हो गया 6 माइनस 9 माइनस 3 और 6 में 9 जोड़ दिए तो कितना हुआ 15। ठीक है, हम इसको कल फिर बता देंगे अगर मैं मिस कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसमें कोई आउटलायर नहीं है। लेकिन दूसरे वाले सेट में Q1 वही है, Q2 वही है, Q3 वही है। दूसरे वाले सेट में देखिए आउटलायर आ रहा है कि नहीं, 20 वाला आउटलायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानने के बाद थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट सतर्क होते हैं कि हमें करना क्या है आगे, कैसे इनको मैनेज करना है आउटलायर को, कैसे इन्हें इनके इफेक्ट को मिनिमाइज करना है डेटा एनालिसिस में। इसलिए इन ग्राफ्स की जरूरत होती है। अमूमन जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आउटलायर को पहले ही दिखा देते हैं, जैसे SPSS आप यूज करोगे तो इस तरह का सिंबल बना के दिखाएगा अगर आउटलायर है तो। अब जब आप ग्राफ बनाते हो तो या ग्राफ पढ़ते हो आप तो कुछ आपको ध्यान देना होता है। जैसे यह है मंथ के अनुसार कंपनी का प्रॉफिट। कोई भी इसको देख करके कंपनी को अच्छी ग्रोथ बताएगा कि नहीं, बोलिए। मैनेजमेंट बहुत खुश होगा देख करके, आप भी खुश हो रहे हो देख करके, क्योंकि बहुत तेजी से प्रॉफिट भाग रहा है। ठीक है, और यही डेटा सही सही रिप्रेजेंट करें तो ये है। अगर इस डेटा को सही सही रिप्रेजेंट करें तो ये फिगर बनेगी। क्या एरर था, डेटा बनाने वाले ने इसमें चालाकी कर दी। ग्राफ में ओरिजिन को 0 से, हाइट को 0 से नापना शुरू नहीं किया, तो अब छोटी वैल्यूज के लिए गैप ज्यादा मिला तो देखने से ये ऊपर भागने लगा। इसमें क्या हुआ, सही सही इसको प्लॉट किया गया, इसलिए इसकी रियल सिचुएशन मिली। ऐसे बहुत सारे भ्रामक ग्राफ आपको आए दिन अखबारों में मिलते हैं। तो जब आप पढ़ें तो थोड़ा उस पर चिंतन करें, अगर कोई निर्णय लेने वाले हैं उससे तो। और जो दूसरा इसमें होता है तरीका ग्राफ के अलावा, वह है नंबर से बताना। नंबर से बताने के लिए हम लोग अमूमन करते क्या है कि जो डेटा होता है उस डेटा को एक नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हिंदुस्तान के सारे लोग पाकिस्तान के ऊपर अपना ओपिनियन दें, इस प्रश्न पर MCQ है, 2 ही ऑप्शन है। पाकिस्तान कैसा देश है, ऑप्शन है अच्छा बुरा। ठीक है, और इस ओपिनियन को कहा जाए कि लिखिए मत। जैसे एक दिन सारे लोग थाली पीटे थे 8 बजे, उसी समय 8 बजे सारे लोग अपना रिस्पांस बोले इस पे। डेटा आएगा कि नहीं आएगा, कितना 140 करोड़। कुछ समझ में आएगा कि क्या बोला लोगों ने, बोलिए। इसको कहते हैं रॉ डेटा। ठीक है, इसको रॉ डेटा। अब जो है इस डेटा में से, ये डेटा सपोज करिए कि हमें यूएनओ में पहुंचाना होता, ये डेटा तो ये जाएगा तो यूएनओ को कुछ समझ में आएगा नहीं।
तो फिर हम क्या करते हैं, इन 140 करोड़ आवाजों में से एक आवाज चुन लेते हैं और कहते हैं जा, तुम ही जाके बोला, ठीक है। और उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउंड। ठीक इसी तरह से जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स से हमें कुछ पता करना होता है, तो हम उसमें से रिप्रेजेंटेटिव नंबर खोजते हैं, जिसे बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेटिव नंबर खोजने के तरीके बहुत से इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर देश अपना यूएनओ के लिए बोलने वाला खोजता है। हिंदुस्तान जो है लोकतंत्र प्रणाली से खोज लेता है, पाकिस्तान तानाशाही से खोज लेता है, बहुत सारे देश अपने अपने मेजर्स अपनाते हैं उस सिंगल नंबर को पाने के लिए। स्टैटिस्टिक्स में उस सिंगल नंबर को पाने के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल है, अगर वेरिएबल क्या है, क्वालिटेटिव है, तो हम इन तीन का उपयोग करते हैं, प्रोपोर्शन या परसेंटेज, रेट और रेशियो नामक शब्दों का क्वालिटेटिव रिसर्च में। और अगर क्वांटिटेटिव है या कुछ वेरिएबल्स क्वालिटेटिव होंगे, तो इसमें से हम लोग जाते हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और बहुत सारे नाम हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, आपके हर वेरिएबल से एक सिंगल नंबर देते हैं, और जैसे ही आप वो सिंगल नंबर पा जाते हैं, बाकी डेटा को कहते हैं कि तुम आराम करो, हम दुनिया को क्या दिखाएंगे, यही नंबर। अब दुनिया समझे कि तुम्हारे विषय में इस नंबर से, इसलिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीनों में बहुत बेसिक डिफरेंस होता है। सिमिलरिटी क्या है, ये तीनों जो है भाग देने से निकलते हैं। तीनों में एक संख्या न्यूमरेटर में रहेगी, एक संख्या डिनोमिनेटर में रहेगी। संख्या के चयन के आधार पर इनके नाम बदलते हैं, ठीक है। जो संख्या न्यूमरेटर में है, अगर वह संख्या डिनोमिनेटर में एडेड है, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन या परसेंटेज 100 में मल्टीप्लाई करके। अगर न्यूमरेटर की संख्या डिनोमिनेटर में एडेड नहीं है, तो उसको बोलते हैं रेशियो। और अगर न्यूमरेटर की संख्या डिनोमिनेटर में एडेड है लेकिन मामला समय का है, तो उसे बोलते हैं रेट, ठीक है। जैसे प्रोपोर्शन, नंबर ऑफ मेल अपॉन टोटल पॉपुलेशन, मेल डिनोमिनेटर में जुड़ा हुआ है। रेशियो, मेल्स अपॉन फीमेल्स, सेक्स रेशियो। बेड अपॉन डॉक्टर, डॉक्टर बेड रेशियो। स्टूडेंट अपॉन टीचर, स्टूडेंट टीचर रेशियो। रेट, नंबर ऑफ बर्थ इन 2007, टाइम का मामला आ गया, अपॉन पॉपुलेशन इन 2007। अभी भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जुड़ा हुआ है, लेकिन मामला टाइम का है, इसलिए इसे क्या कहा गया, रेट। रही बात अर्थमेटिक मीन की, तो ये सभी लोग जानते हो कि सम अपॉन ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय संख्या। जैसे ये डेटा है, कुल कितने ऑब्जर्वेशंस का डेटा है ये, सैंपल साइज क्या है इस डेटा में, 10।
ध्यान से पढ़िए और बताइए सैंपल साइज इस डेटा में कितने का है? 125 का है। ठीक है, डेटा की वैल्यू कहां लिखी है इस टेबल में, किस कॉलम में? डेटा में जो नंबर्स मिले थे वो किस कॉलम में लिखा है? पहले में कि दूसरे में कि तीसरे में? जो डेटा मिला था 125, उसकी वैल्यूज कहां लिखी हैं? फर्स्ट में। सेकंड में डेटा नहीं लिखा हुआ है, थर्ड में डेटा नहीं लिखा हुआ है। डेटा कहां लिखा है? फर्स्ट में। और ये नंबर कुल मिलाकर के कितनी बार आए थे? तो अगर हम इसको डायरेक्ट लिखते तो 125 बार लिखना होता, तो छोटा कर दिया गया, जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको जोड़ने का था कि ये 125 बार जो आए हैं उसका सम कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करके जोड़ लिया, जोड़ आसान हो गया और मीन निकल गया। कितना आया? इसी को लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं, इस टेबल को और इजी बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस तरह से डेटा दिखाते हैं। ठीक है, अब कोई पूछे कि डेटा कहां है इसमें, अब डेटा दिखेगा ही नहीं। कोई पूछे कि कौन कितनी बार आया, दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब जब हम इससे निकाले, इसी डेटा से ये बनाया गया, इससे मीन निकाले ग्रुप करके, तो कितना आया? कौन सा एवरेज सही है, पहला वाला कि दूसरा वाला? हा? पहला वाला सही है कि दूसरा वाला? पहला वाला। ये ऐसा क्यों किया गया कि पहले के जमाने में मशीनें नहीं थी काम करने की, तो आसान करने के लिए ये तरीके डेवलप किए गए, डेटा को दिखाने के लिए ये तरीके डेवलप किए गए। लेकिन रॉ डेटा पे हमेशा काम करना चाहिए। अगर आप सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि रॉ डेटा आपको न मिले, क्योंकि जो लोग प्राइमरी डेटा कलेक्ट करती हैं एजेंसीज, वो जनरली प्राइमरी डेटा पब्लिश नहीं करते, उस डेटा को सेकेंड टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं या पब्लिश करती हैं या डिसेमिनेट करती हैं। तो उस समय तो आपकी मजबूरी है इन सब चीजों को लेना, लेकिन अगर प्राइमरी डेटा मिल रहा है तो काम प्राइमरी डेटा पे करना चाहिए। अमूमन सेंसस हुआ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वे हुए, जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज के मेजर सर्वे हैं, उनका रॉ डेटा अवेलेबल होता है सेकेंडरी लेवल पे काम करने के लिए। टेबुलर डेटा भी अवेलेबल होता है उनकी रिपोर्ट्स में। अब मान लीजिए कि किसी एक डेटा का हमने मीन भी निकाला, जैसे आप सारे लोग यहां बैठे हो, सबसे पूछा मैंने कि आपकी सैलरी पॉकेट में कै रुपया है, कुछ मिलेगा। अब हमको भेजना है आपके वाइस चांसलर को कि आज के जो पार्टिसिपेंट हैं इनकी पॉकेट मनी क्या है, तो मैं क्या करूंगा? अरे एज ग्रुप का है कि सबके पॉकेट का पूछ के जोड़ दूंगा, संख्या से भाग दे दूंगा, मीन निकल गया। जैसे शुरू में आपने बताया कि जयपुर का इनकम बताना है तो एवरेज बता देंगे, तो एवरेज निकल गया। सपोज करिए कि वो आया 1200 रुपए, हमने उनको भेज दिया। उनको क्या इससे मैसेज मिलेगा? ठीक है,
उसके पहले आते हैं। मैंने मीन नहीं निकाला, मैंने उसका मोड निकाला। क्या निकाला? 1200 रुपए आया, भेज दिया। तो इससे उनको क्या नॉलेज गेन होगी? आप लोगों के विषय में कोई आइडिया उनको लगेगी कि नहीं? इसीलिए डेटा एनालिसिस किया जाता है कि जो हम पॉइंट वैल्यूज दे रहे हैं, इससे हमारे डेटा के विषय में आदमी नॉलेज गेन कर ले। तो क्या आइडिया लगेगी आपके वीसी को इससे? ज्यादातर लोगों के पॉकेट में जीपी सिंह को क्या मिला था? 1200 रुपया मिला था। इसके अलावा उनको कोई जानकारी नहीं मिलेगी इससे। अब सपोज करिए कि मैंने मोड नहीं निकाला, मीडियन निकाल लिया और वह 1200 आया। अब जब हम भेजेंगे तो क्या उनको पता चलेगा? वही बात कि कुछ और कि कुछो नहीं। वही निष्कर्ष फिर से निकालेंगे कि निष्कर्ष बदल जाएगा? उनके लिए वही निकलेगा मतलब? नहीं, मोड ही बोलता है मैक्सिमम की बात। मीडियन कभी भी मैक्सिमम की बात नहीं बोलता है। तो क्या समझेंगी वो मीडियन 1200 पढ़ के? आधे के पॉकेट में क्या ये दोनों तरीकों ने हर आदमी के पॉकेट की जानकारी उनको दी? क्या नहीं दी। और कोई भी जानकारी अगर हम सबके विषय में दें तो ज्यादा अच्छी होगी कि वेग जानकारी दें तो ज्यादा अच्छी होगी सबके? तो इसका मतलब न तो मीडियन ने दिया न तो मोड ने दिया। अब हमने क्या किया? मीन निकाला, 1200 आया, अब फिर भेज दिया। इस बार वो क्या जानेंगे? एवरेज लोगों का क्या मतलब है? सबके पास लगभग का भी कैसे वो तय करेंगी? मान लीजिए कि आपके सामने लिखना है उनको, तो क्या रुपया लिखेंगे? आपका उनको पता नहीं है पॉकेट मनी, तो उनको लिखना है कि इन्होंने कितना रुपया इनके पॉकेट में था, तो कितना लिखेंगे? बिना पूछे नहीं कर सकते। यही मीन की खासियत है। जब हम मीन निकालते हैं तो यह माना जाता है कि हर नंबर के करेस्पॉन्डिंग वही वैल्यू डेटा में मिली है। मीडियन में नहीं माना जाता, मोड में नहीं माना जाता, केवल किसमें माना जाता है? तो जब इनका नाम सुनेंगी तो कहेंगे इनके पॉकेट में 1200 था, इनका नाम सुनेंगी तो कहेंगी 1200 था, इनका सुनेंगी तो भी कहेंगी। इसी से इसको बोलते हैं मॉडल। क्या बोलेंगे? मॉडल। मॉडल और एक होता है सच्चाई। तो जो आपके पॉकेट में था वो क्या था? मैडम को जो मिला वो क्या है? आपने दिया मॉडल। अब मॉडल और सच्चाई में गैप हो सकता है। अगर मॉडल और सच्चाई के बीच में गैप बहुत कम है तो मॉडल बहुत बढ़िया होता है, और गैप ज्यादा है तो मॉडल बढ़िया नहीं होता। अब इसको असेस स्टैटिस्टिक्स में किस विधि से किया जाता है? मॉडल और इसमें गैप कैसा है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन बताता है कि नेता और जनता के बीच में दूरी कितनी है। सारे ये मेजर जो है आपके क्या है? डेटा के हीरो हैं, नेता हैं।
अब डिस्टेंस कितना है, ये काम करता है डिस्पर्सन। अभी हम लोगों का एक डेमो सेशन भी होगा ना, एक SPSS का भी कुछ है ना, टी ब्रेक के बाद है ना। अच्छा ठीक है, हो गया है। लेकिन चेहरे लोगों के खिले खिले कम दिख रहा है। थक गए आप लोग? ठीक है, 5 मिनट का टी ब्रेक करते हैं, फिर मिलते हैं। क्या इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है क्या सब्जेक्ट? कैसा? अच्छा चलिए थोड़ा सा बताइए, एक मीडियन की डिफिनीशन यहाँ पे तय कर लेते हैं। ये आपके सामने डेटा दिख रहा है, इसका मीडियन कितना है, 9 है ना। 9 से कम और 9 से ज्यादा कितने प्रतिशत वैल्यूज हैं? 9 से कम और 9 से ज्यादा इक्वल है, दोनों तरफ तो करेंगे 50-50। बहुत लोग यही मीडियन की डिफिनीशन लेते हैं कि ऐसा वैल्यू जिसके नीचे 50%, जिसके ऊपर 50%। ठीक है, इसका मीडियन 20 होगा। ये जो रेड वाला डेटा था मीडियन 20 है, 20 के भी नीचे 3, 20 के ऊपर 3, तो कितना हो गया, 50% दोनों तरफ। अब इसका बताइए मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? 9 के नीचे कितने? 9 के नीचे कितने? 1। 9 के ऊपर कितने? 50-50 है। हाँ नहीं, तो जो आपने किताबों में डेफिनेशन पढ़ी होगी 50-50 वाली, वो डेफिनेशन करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ये है कि उस पॉइंट से नीचे कम से कम 50% और उस पॉइंट से ऊपर भी कम से कम 50% हो, तब उसको बोलते हैं मीडियन। जैसे इसी एग्जांपल में 299 मीडियन है। अब 9 या 9 से नीचे कुल 3 है 5 में से, तो ये 60% हो गया। और 9 या 9 से ऊपर कुल 4 है आउट ऑफ 5, तो इनका परसेंटेज हो गया कितना, 5 आर ग्रेटर देन, तो ये कितने परसेंट हो गए, 4/5, 80%। तो जहां पे भी आपको 50% से ज्यादा मिलेगा वही पॉइंट क्या कहलाएगा। जैसे अगर इस एग्जांपल को आप देखें तो ये फैमिली साइज, फैमिली 50% कहां पे आया, यहां पे। इसके सामने जो वैल्यू है x, ये मीडियन कहलाएगा। इसी को उल्टा गिन लीजिए, नीचे से परसेंटेज निकाल लीजिए, सेम वही मिलेगा। ग्रेटर देन में भी आपको मिलेगा 50% यहीं पे आया जहां पे वो आया था। इसी से परसेंटाइल निकाला जाता है। इसी तरह से जैसे कोई पूछे कि इस डेटा का 60th परसेंटाइल बताइए, कौन सा परसेंटाइल, 60th, तो आप इसमें चले जाओ, जहां पे आपको 60 मिल रहा हो उसके सामने का x हो, तो इसका 60th परसेंटाइल भी क्या बोला जाएगा, 4। 50th परसेंटाइल भी क्या बोला जाएगा, 4। 90th परसेंटाइल अगर पूछा गया तो ये 96 है, 6।
तो ये सारे के सारे इस तरह से जब आप निकालेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी होगी। बस हो गया, खत्म। मोड पे डिस्कशन हो गया। हाँ, एक चीज, अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, सर हमारे पास डेटा है, मीन निकालने की, मीडियन निकालने का निकालने, कभी समस्या आती है क्या आप मूल में निकाल देते हैं? कि अभी निकालने का मौका नहीं मिला? कितने लोगों को निकालने? हाँ, ओ सॉरी, ओह, हम कह रहे हैं कि कितने लोगों ने मीन मीडियन मोड निकाला अपने शोध में कि नहीं निकाला? किसी ने? अभी स्टेट्स पे रिसर्च नहीं हुई है। ओके, तो एक समस्या आती है कि सर हमारे पास डेटा है, क्या निकालें, मीन की, मीडियन की, मोड? इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। ठीक है, जैसे ये डेटा है किसी तालाब की गहराई का, और सपोज करो कि आप 4 फ्रेंड जा रहे हो, उस तालाब को क्रॉस करना है सेफली, कोई उस पे ब्रिज नहीं है, आपको पता भी नहीं है कितना गहरा है, लेकिन बाहर बोर्ड पे ये डेटा लिखा हुआ है, आपको थोड़ी स्टैटिस्टिक्स आ गई, तो आपने क्या किया, इसमें से रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू खोज लिया। अब जितने दोस्त हो सबकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है, तो क्या करोगे? इसको देखकर इसको मान लोगे, इसको मानोगे, किसी को भी मानो, सारे क्या कह रहे हैं? घुस जा बेटा, चले जा। क्या होगा? लाइफ संशय में रहेगी। क्यों? क्योंकि एक यहां है, पता नहीं, वो भी इससे भी कोई गहरा हो तो पता नहीं चला है। ठीक है, अगर इस केस में हम इसी को एवरेज मान लें, तब क्या होगा? नहीं जाएंगे, जान तो बचेगी। ठीक है, तो इसमें क्या वो है, 15 आउटलायर है। तो डेटा में क्या खलबली है, ये जब तक जाने ना, तब तक हम ये नहीं तय करना चाहिए कि क्या निकालें। ठीक है, इसी से कोई भी मेजर चुनते समय हमें पहले अपने डाटा की क्लीनिंग, डेटा क्या आउटलायर, ये सारी चीजें चेक करनी होती है। ठीक है।